नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। कोरोना के जिसे काफी हद तक काबू में कर लिया गया है ऐसा लगता था, लेकिन अब कोरोना का कहर आतंक मचाने लगा है। परिस्थिति इतनी गंभीर है कि अब तो अधिकारी और मुख्य प्रधान भी कोरोना की स्थिति का एनालिसिस करने निकल पड़े हैं। आज की ही बात करें अगर तो गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि राज्य में लॉकडाउन की जरूरत है और इसे लेकर राज्य सरकार को जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस भार्गव कारिया की पीठ ने राज्य सरकार को 3 से 4 दिन कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू पर फैसला लेने के निर्देश दिए हैं। हालांकि लोग लॉकडाउन के नाम पर चिंतित हो गए हैं, जो कि पहले मुख्य प्रधान विजय रूपाणी जी ने लोगों को आश्वासन दिया था कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, पर अब बिगड़ती हुई परिस्थिति को देखते ये शायद मुख्य प्रधान के वाक्य गलत भी साबित हो सकते हैं। आज की बात करें, सरकारी अंकों के मुताबिक 3280 केस दर्ज हुए हैं और 17 लोगों ने जान गंवाई है, लेकिन अंकों को लेकर शंका तो पहले से ही है। कई वीडियो भी ये सरकारी बयान और अंकों की धज्जियां पहले ही उड़ा रहे हैं। अब कोरोना तो बेकाबू हो गया है, आगे क्या? यानी कि लॉकडाउन लगाया जाएगा या कर्फ्यू में कुछ बढ़ोतरी होगी या कुछ और सख्त नीति नियम लागू कर दिए जाएंगे? और बस यही हमारा आज का मुद्दा है और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत गढ़वी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस से दीपेन डाभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आपसे जगदीश पटेल हमारे साथ है। आप सभी का स्वागत है के न्यूज़ में। प्रशांत जी, आपसे शुरुआत करते हैं। कोरोना की बात करें तो पहले से ही कई सारे वीडियो, शमशान के अंदर का भी वीडियो सामने आया था कि किस तरह लोग वेट कर रहे हैं कि कब हमारी बारी आए और कब हम अंतिम क्रिया करें। और इसी तरह अगर अहमदाबाद की बात करें तो सिविल हॉस्पिटल में भी 2-2, 3-3 घंटे लोगों को डेड बॉडी लेने के लिए वेट करना पड़ रहा था। और ये सब कहीं ना कहीं बताते हैं कि ये जो सरकारी आंक जो आते हैं वो कुछ मेल नहीं खाते इससे। वो एक छोटे बच्चों जो लोग देखते हैं यूट्यूब, उसमें एक बहुत ही मीम घूमती है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। वो वाली सिचुएशन मुझे कहीं ना कहीं अब दिख रही है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो फिर कोरोना के आंक में है, उसकी ट्रीटमेंट में है, या जो फैसिलिटीज़ पहुंचानी है जो पीड़ित है उसके पास, उसमें ये स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं हो रही है। पहली बार जब कोरोना लास्ट ईयर आया था तब हमको लग रहा था कि कैसा होगा, उसका कलर कैसा है, शेप कैसा है, स्ट्रेन कैसा है, किस तरीके से वो इफेक्ट करता है और अफेक्ट होते हैं लोग। लेकिन ये 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद हमने उसके 2 अलग अलग वेव्स देखे। जल्पा जी, आपको अगर मेरी लास्ट डिबेट याद हो कोरोना वाली, तो मैंने शायद बोला था कि भले जनता को पसंद नहीं आएगा लेकिन एक छोटा सा लॉकडाउन जरूरी है। ये चेन ब्रेक करनी बहुत ही जरूरी है। जिस तरीके से दिवाली के टाइम पे लोग निकल चुके थे शॉपिंग के लिए और मॉल्स और बाजार जो खुल गई थी और उसकी जो रिवर्स इफेक्ट आई, तो एक वीकेंड का कर्फ्यू दिया गया था, वो चेन ब्रेक हो चुकी थी। उसके बाद आप देखिए तो ग्राफ बहुत ही नीचे जा रहा था, हम 250 के अंदर आ चुके थे, पूरे स्टेट में वो आंकड़ा 250 से नीचे जा रहा था। आज की तारीख में 250 ऐसे छोटे सिटीज में जहां पर वो एक्सपेक्टेड ही नहीं था कभी भी। अहमदाबाद में 700 से ऊपर जा रहा है, पूरे स्टेट में जो जा रहा है। अभी मैं ऐसा सच बोल रहा हूं तो आंकड़ों पे हम बात नहीं करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आंकड़े तो छुपा रही है। अगर शमशान की बात करें, आज के दिन की डेथ की बात करो, टोटल डेथ 20 दिखा रहा है। अभी 20 तो हम उंगली पे गिना सकते हैं कि अहमदाबाद में 20 शमशान है, उससे भी ज्यादा होंगे। और हर एक जगह पर एवरेज 3 से 4 कोविड की बॉडी है। रूटीन तो भूल जाओ आप, तो आप कैसे ये डेथ 20 पे आ सकता है? और आंकड़ा छुपा के लेना क्या है सरकार को, मुझे पता नहीं चल रहा है। क्या विन करना है, विपक्ष को दिखाना है? विपक्ष तो कहीं है नहीं, ना सत्ता में है, ना ग्राउंड पे है, ना आपके साथ है, ना आप साथ में रहने देते हो। तो ये सब करके क्या मिल रहा है? तो सरकार को सबसे पहले इससे बाहर आना है कि हम ही कर रहे हैं, हम है तो ये जी रहे हैं। तो सर, आप नहीं होते, किसी और की सरकार होती तो क्या 130 करोड़ जनता ये 1 साल में मर चुकी होती? मेरा सीधा क्वेश्चन है। तो इसीलिए इससे बाहर आके सबसे पहले जो करना है वो काम के ऊपर फोकस करे। जैसे आज की तारीख में एम्बुलेंस, 108 एम्बुलेंस की भी मैं बात कर रहा हूं, उसकी शॉर्टेज है।
डेड बॉडी की शॉर्टेज है, इंजेक्शन रेमडेसिविर की शॉर्टेज है। पहले तोसिलीजुमाब का जो इंजेक्शन की हम बात कर रहे थे उसमें बहुत ही मतलब स्कैंडल हो चुके हैं, बेड अवेलेबल नहीं है। सूरत पे मैं बाद में आता हूं, लेकिन आज की तारीख में देखो तो हॉस्पिटल की गैलरी, पैसेज, पार्किंग एरिया और ओपन एम्बुलेंस, वहां पर एसी चालू रख के पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है। वैसे दृश्य हमारे सामने आ चुके हैं। तो जो 1200 बेड सिविल की हॉस्पिटल थी वो आज अवेलेबल नहीं है। एसवीपी अहमदाबाद की वीएस की बात करूं तो वहां क्लियर कट इंस्ट्रक्शन डबल इन्वर्टेड कॉमा में ओनली फॉर वीआईपीज अभी एडमिशन अवेलेबल है। सो व्हाट डू यू मीन बाय वीआईपी? ओनली एमपी एमएलएस? तो आम जनता किसके लिए है? अगर वो एसवीपी आपकी कैपेसिटी आप बढ़ा नहीं सकते हैं तो कहां कैसे क्या होगा आम जनता का? जिस जनता की आप बहुत ही चिंता करके आप दिखाना चाहते हो कि हम है, अभी की सरकार है, इसीलिए ये जनता जिंदा है, ये सरकार जो ऐसा ठाम के बैठी है, तो वो जनता की चिंता आप कैसे कर रहे हो? वेंटिलेटर का भी आंकड़ा आप अभी तो सरकार को देना चाहिए कि एक्चुअल में सरकार के पास कितने वेंटिलेटर है। जब कोरोना शुरू हुआ था उसी डिबेट में मैं तब भी बोलता था, आज से 1.5 साल पहले, 1 साल पहले, कि वीएस में 150 से ज्यादा वेंटिलेटर तभी भी रेगुलर में भी अपने पास नहीं थे। तो आज की तारीख में इतने सारे पेशेंट्स के बीच में अगर वेंटिलेटर चाहिए, इंजेक्शन चाहिए, देखिए सरकार के 2 पार्ट है, कुछ अच्छे पार्ट भी है जिसको हमें दोहराना भी चाहिए कि टेस्टिंग हो रहा है, डोम्स खड़े किए हैं, आज की तारीख में लोग 2-2 किलोमीटर की लाइन लगाकर भी टेस्टिंग कर रहे हैं। टेस्टिंग के बाद जो ट्रीटमेंट में आना है वहां थोड़े कैच शुरू हो चुके हैं, जो पहले शायद फेज 1 में बहुत अच्छा था, ट्रीटमेंट अच्छी मिल रही थी, लोगों को 15 दिन में प्रॉपर मतलब रिकवरी रेट इतना ही अच्छा बढ़ रहा था, जो 96-97% पे गया था, वो रिकवरी रेट आज की तारीख में आई थिंक 85% से नीचे उतर रहा है, डेथ बढ़ रही है। तो जिस तरीके से कोरोना स्ट्रेन बदल रहा है उस तरीके से गवर्नमेंट का बिहेवियर भी बदल रहा है। ये सबके बीच में जनता को क्या करना है? लॉकडाउन जरूरी है, चेन ब्रेक करनी जरूरी है, इसके पीछे काफी लोग जिम्मेदार है। अकेला इलेक्शन को भी हम नहीं मान सकते, इलेक्शन की जगह था, और अभी जनता ने भी जो रुख थोड़ा लिया था उसकी वजह से शायद बढ़ रहा है, तो ठीक है, अभी उसको चेन ब्रेक करके एक छोटा सा लॉकडाउन अगर सरकार देती है हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें चिंता है आम लोगों की, मजदूरों की, जो हर रोज का मतलब इनकम वाला है, जो ऑटो वाले हैं, जो वो लोग क्या करेंगे, चिंता है। लेकिन अभी क्या है, ये 4-5 दिन के लॉकडाउन के हम थोड़े बहुत हैबिचुअल हो चुके हैं, जिसमें एसेंशियल सर्विसेज हमको मिल पाएगी। पिछले 2 महीने के लॉकडाउन में भी हमने देखा था कि एसेंशियल सर्विस, जैसे एक भी दिन हम दूध मतलब दूध के बिना नहीं रहे हैं, शाकभाजी मतलब जो वेजिटेबल्स है या फ्रूट्स है उसके बिना हम नहीं रहे, तो वो सब इकोसिस्टम सरकार की जगह खड़ी करेगी। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है, डेथ को रिकवर मतलब डेथ के सामने कैसे किया जाए, ट्रीटमेंट के सामने क्या किया जाए, वो सबके बीच में सरकार क्या एक्शन लेगी वो हमको देखनी रही। जी दीपेन जी, आप क्या कहना चाहोगे? अगर आज की ही बात करें तो मुख्य प्रधान विजय रूपानी जी सूरत चले गए थे, वहां पर उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं सूरत की जो ये परिस्थिति है उसको अगर कंट्रोल में करना है तो 3T यानी कि ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की फॉर्मूला उन्होंने दोहराई, जो शायद हमको विजय नेहरा जी ने भी बताई थी और ये बात की है उन्होंने। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें गुजरात हाईकोर्ट की, तो जिसने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कहीं ना कहीं 3 से 4 दिन के लॉकडाउन की या फिर कर्फ्यू में कुछ बढ़ोतरी की आवश्यकता है। लेकिन विजय रूपानी जी है वो पहले ही बोल चुके हैं कि लॉकडाउन तो नहीं हम लगाएंगे। तो अब जब परिस्थिति इतनी बाहर चली गई है, सरकार के कंट्रोल से बाहर, तो अब आगे क्या? जलपा जी, इसको 2 तरीके से देखना चाहिए। जिस तरह से कोरोना का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, आज जो अभी तक के कोरोना का परसेंटेज कंट्रीब्यूशन था वो 2.4% हमारा हुआ करता था, वो आज बढ़ के 9.4% पे बढ़ा हुआ है। तो इट मीन्स नंबर और केसेस कहीं ना कहीं बढ़े हुए हैं। डेथ केसेस जो सर ने बात की, 0.9% हुआ करता था डेथ केस, उसकी जगह पे आज परसेंटेज बढ़ के 1.7% हुआ है। सो डेथ में भी 1% का इजाफा बहुत बड़ा इजाफा होता है। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन कोरोना के रिलेटेड बिगड़ रही है। रही बात गवर्नमेंट की और पब्लिक की, तो एक प्रत्यक्ष हमको दिखता है कि कहीं ना कहीं पब्लिक कोरोना का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रही है जितना करना चाहिए। बट पब्लिक को हम कुछ जो भी करवाना है वो गवर्नमेंट करवा सकती है। गवर्नमेंट अपने हाथ में सब कुछ रूल्स रेगुलेशन और होना चाहिए।
तो मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे गवर्नमेंट की जी, कि जो ना ही प्लानिंग में तो वो फेल हुई है, एग्जीक्यूशन में भी फेल हुए हैं। आज जैसे आपने बताया कि रूपाणी जी सूरत के दौरे पे थे, जी, बट आज की तारीख में इस सूरत का कल का केस आप देख लीजिए कि जहाँ पे एक सिंपल वेंटिलेटर मंगवाने थे जी, 5, वो वेंटिलेटर मंगवाने के लिए भी उनको व्हीकल नहीं मिला, जहाँ पे हमारे पास एक एक वीआईपी के पीछे 100 गाड़ी का वीआईपी जी, का काफिला होता है। जी, कचरा वो ढोने वाले वाहन वेंटिलेटर मिला कचरे है। के डब्बे जी, में सूरत में लाना पड़ा। तो ये वहाँ की बात है जहाँ पे आज की तारीख में रूपाणी जी ने दौरा किया हुआ है। एग्जीक्यूशन की बात करें तो एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि बिजनेस, सर्विस, गवर्नमेंट ऑफिसेज ये सब आपने ओपन रखा हुआ है। वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सके बिकॉज आपने जो इकोनॉमी की हालत की है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। आपके एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज चाहिए आपका। कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज में आपका हेल्थ आ जाता है, आपका होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट आ जाता है, आपका फाइनेंशियल डिपार्टमेंट आ जाता है। सबका संकलन करने के बाद गवर्नमेंट को एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेके आना चाहिए, जो गवर्नमेंट पूरी तरह विफल हुई है। मैंने एग्जांपल दिया आपको ये जी, ऑफिसेस का। आज सरकार क्या कर रही है, बीआरटीएस बंद कर दी, बस बंद कर दी। क्या हो रहा है उसकी वजह से? जी, मैं आपका या मेरा एग्जांपल ही लूँगा। आप अगर स्टूडियो आते हो या मैं कहीं ऑफिस में जा रहा हूँ बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो क्या हम आना बंद कर देंगे उसकी वजह से? कोई भी जी, अहमदाबाद वासी हो या लोगों कहीं के का भी खर्चे है बढ़ गए हैं। जी, कि अगर आपने बीआरटीएस और बस बंद कर दी है, उसका मतलब ये नहीं होता कि लोग ऑफिस जाना बंद कर देंगे, लोग रोजी रोटी के लिए जाना बंद करें। वही लोग जो बस में एक डिस्टेंस रख के बैठते थे, थोड़ी कम पब्लिक बैठती थी, वही लोग आज एक ऑटो रिक्शा में फुल भर भर के बैठ रहे हैं। सो गवर्नमेंट के पास वो प्लान नहीं है कि भाई बिजनेस को कैसे सब्सिडाइज किया जाए, क्योंकि जी, आपका जीडीपी ऑलमोस्ट -10 के नज़दीक आ गया है। गवर्नमेंट के पास वो प्लान नहीं, फिजिकल तो है ही नहीं उनके पास। गवर्नमेंट के पास वो भी प्लान नहीं है कि भाई क्या किया जाए कि कोरोना बढ़े नहीं। हर बार जब जब कोरोना बढ़ा है कुछ नई बात लेके आए। जी, वैक्सीनेशन की बात करें, 4% ऑफ टोटल पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन अपने वहाँ हुआ है, जबकि बाहर के देश देख लो आप, अमेरिका 28% है, इजराइल 29% है। हम लोग आज की तारीख में भी 4% ऑफ पॉपुलेशन में पड़े हैं। उसके उसमें भी जो बीजेपी शासित राज्य है, एमपी हो, यूपी हो, ये लोग बिलो द नेशनल एवरेज है, 4% जी, से नीचे 2% के भी अंदर है। गुजरात की बात किए जाए तो जिनको डबल डोज मिला है वो हार्डली 30 लाख लोग ले आउट ऑफ पॉपुलेशन। और यहाँ पे प्रधानमंत्री ने वैक्सीन मैत्री नाम का प्रोग्राम शुरू कर दिया है कि भाई पूरी दुनिया में हम वैक्सीन बनेंगे, हम गुरु बनेंगे, हम ये बनेंगे। अरे आप अपने घर की हालत सुधारिए, आपके घर में वैक्सीनेशन की पहले ज़रूरत है। दुनिया को बांटना सही बात है, अलग बात, बट पहले फर्स्ट प्रायोरिटी जो अपने सिटीजन होने चाहिए उसमें भी अलग अलग स्लैब बना दिए, इसको चाहिए उसको नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज मुझे वैक्सीन लेनी है, अगर मुझे लगता है मुझे वैक्सीन लेने की ज़रूरत जी, है, आई एम रेडी टू पे। पब्लिक पैसा देने के लिए तैयार है, बट गवर्नमेंट वैक्सीन बाहर सप्लाई कर रही है, जबकि सबसे ज़्यादा वैक्सीन की ज़रूरत गुजरात, अहमदाबाद और पूरे भारतवर्ष को है। जी, तो वैक्सीन प्रोग्राम भी कहीं ना कहीं फेल गया है और बड़ी बड़ी बातें होती है वैक्सीन मैत्री के नाम पे। जी, तो ये जो सरकार है वो प्लानिंग, एग्जीक्यूशन वो सब में फैल गई है, सिर्फ और सिर्फ भविष्य की बातें करेंगी। अदरवाइज ये एक साल जो पूरा कोरोना का गया उसमें क्या किया, थाली बजाई, ताली बजाई, कहाँ क्या कुछ नहीं हुआ। बीजेपी के मंत्री जो थे उन्होंने खुद ने प्रोटोकॉल्स तोड़े हैं। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं जी, कोरोना को बढ़ावा देती है। इलेक्शन की बात की जाए, जब अहमदाबाद जी, में और कॉरपोरेशन का इलेक्शन चल रहा था उसके बाद हमने सिचुएशन देखी। इलेक्शन के 2-3 दिन पहले कमिश्नर के वहाँ, पुलिस कमिश्नर के वहाँ मीटिंग होती है और बोला जाता है कि भाई आप जो भी रैली या कुछ भी करते हो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और ये इतना डिस्टेंस रखो, ऐसे फॉलो करो, कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करो। जी, वो जब इलेक्शन स्टार्ट हुआ तब भी ही लोकल पुलिस स्टेशन की जवाबदारी में आता था कि कोई भी रैली हो रहा है या राजकीय मिलावड़ा हो रहा है वहाँ जाके देखे कि भाई पब्लिक का सिचुएशन क्या है वहाँ जी, पे।
तो ये वो घोड़ा छूट जाने के बाद वो ताला मारने जैसी बात ये सरकार ने की है जी। और सरकार की पूरी विफलता है। हालांकि मैं मानता हूँ कि पब्लिक को भी अपनी जान है, अपनी फैमिली है, उसके लिए प्रिकॉशन लेने चाहिए थे। जी जगदीश जी, आपका क्या कहना है? अगर बात करें तो गुजरात में अभी जैसे आज की ही बात करें तो आज के जो आंक आए हैं वो बताते हैं कि 17 यानी कि 17 मौत हुई है पूरे राज्य में। और एक्टिव केस की अगर हम बात करें उसमें वेंटिलेटर पर जो आंक बताया गया है राज्य का वो है 171। अगर 171 राज्य का आंक है तो प्रश्न ये होता है कि सूरत में 200 वेंटिलेटर, तो विजय रूपाणी जी ने पहले ही स्टेटमेंट जुलाई में दिया था कि सूरत में 200 वेंटिलेटर वो देंगे, और अभी आज की बात करें तो फिर से वेंटिलेटर में बढ़ोतरी की बात कही है। और कल भी हमने देखा कि किस तरह कचरा ढोने वाली जो व्हीकल है उसमें वेंटिलेटर लेके जा रहा था। तो सूरत में अगर वेंटिलेटर की इतनी ज़्यादा आवश्यकता आन पड़ी है तो पूरे राज्य में वेंटिलेटर पर जितने कोरोना के दर्दी हैं उनका आंक क्या होगा? जी जल्पा जी, मैं कहीं ना कहीं आपसे सहमत हूँ कि सरकार ने जो आंकड़े बता रही है और सच्चाई दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि मेरे दोनों साथी मित्र ने जो बात करी ना उससे भी मैं सहमत हूँ। और भाई साहब जो कांग्रेस के उन्होंने ऐसा बताया कि जनता कहीं ना कहीं रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है, तो मैं ये उनसे ये सहमत नहीं हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि जनता कहाँ से सीखती है कि अपने कोई नेता होते हैं तो उनसे वो इंस्पायर होते हैं और उनसे वो सीखना चाहते हैं कि भाई देखो ये नेता लोग रैली कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा है, तो जनता उनका देख के अपना भी करती है कि भाई अपने भी चलो बाहर निकलते थे। वो देख के जनता बाहर आ रही है। ये नेता लोग जब अपनी ये मान नहीं रहे कोरोना के नियम, तो उसके कारण वो जनता में गलत मैसेज चला जाता है और उसके पीछे पीछे जनता भी उसको फॉलो करती है। और कहीं ना कहीं कोरोना के जो केस बढ़े उसके पीछे यही कारण है कि उनके पास गलत मैसेज गया और लोग कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस भूल गए थे, मास्क भूल गए थे और कहीं ना कहीं सैनिटाइज करना भी भूल गए थे। क्योंकि ये चुनाव का टाइम था, तो उस टाइम तो नेता लोग बड़ी बड़ी भीड़ लेके घूम रहे थे। तो इसके पीछे पीछे कहीं ना कहीं जो ये कोरोना फैला है, तो उसके पीछे मैं मानता हूं कि ये नेता लोग ही जवाबदार है। और कहने का मतलब जब आपने बोला कि वेंटिलेटर को कचरे के डब्बे में लाना पड़ता है, जब यहाँ पे बहुत बड़ी बातें होती है, गरीबी गुजरात की बात होती है, वाइब्रेंट गुजरात की बात होती है, इतने करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो अपने वेंटिलेटर लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की कोई सुविधा नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है ये मेरे को अभी तक समझ नहीं पड़ रही है। क्योंकि गवर्नमेंट को जब भी कुछ बड़ी बड़ी बातें करनी होती है तो बता देते हैं कि इतने लाख का एमओयू हुआ, इतने करोड़ का एमओयू हुआ। हकीकत आप देखने जाओगे तो उसमें से कुछ भी नहीं हुआ होता है। बहुत बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं, यहाँ पे पार्टियाँ होती है, सब एमओयू कर करके चले जाते हैं। उसमें से कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं वो अभी तक कुछ आंकड़ा उसका नक्की हुआ नहीं है। और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो अपने आंकड़े आ रहे हैं जो अभी कोरोना के, उसमें भी धांधली कर रही है। पहले के आंकड़े जब बहुत कम थे तब हम लोग लॉकडाउन करके बैठे थे, आज की तारीख में रोज रिकॉर्ड टूटता जा रहा है, तब हम लोग खुले में घूम रहे हैं। अगर सरकार लॉकडाउन करना चाहती है तो जनता उसमें साथ सहकार देगी। मगर जब कभी भी सरकारी मिलावड़ा हुआ और उसमें रैलिया में पब्लिक बेगा हुई, सरकार की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, तो ये पब्लिक जानती है और पब्लिक आपको ध्यान देके आपको उसका सबक सिखाएगी। जी प्रसन्न जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। आज ही गुजरात सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि कोरोना जो है वो काफ़ी बेकाबू हो गया है, इसीलिए राज्य के जो सबसे बड़े 8 शहर है यानी कि 8 महानगर है उसमें 500 बेड के कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की जाएगी, जिसमें लिखा गया है कि जो खानगी यानी कि निजी जो सेंटर है वो एक दिन का मैक्सिमम जो चार्ज है वो 2000 रुपये ही ले सकती है। और कोविड केयर सेंटर की बात करें तो वो 1500 से अधिक नहीं ले सकती। और ये जो आंकड़ा दिखाया गया है सरकार द्वारा खर्च का, इसमें इंजेक्शन का जो चार्जेस है वो काउंट नहीं किया गया। अगर हम ये परिस्थिति देखें कि पहली बात तो अगर कोरोना जो सरकारी आंक दिखा रहे हैं उस तरीके से बेकाबू नहीं है, तो ये 500 निजी मतलब कोविड केयर सेंटर खोलने की क्या जरूरत आन पड़ी। और दूसरी चीज कि ये जो 1500 और 2000 रुपये चार्ज, जिसमें और इंजेक्शन और दूसरे खर्चे तो आ ही नहीं रहे हैं, तो मतलब जो सामान्य लोग हैं क्या वो इतने पे कर पाएंगे एक दिन का? देखिए, जब से कोविड आया और पहले 3 महीने में तो ये आंकड़ा हमको इतना नहीं मिल रहा था हर रोज़ का, तो आज की तारीख में जो ग्राफ प्लस माइनस है और लास्ट ईयर की कंपेयर में देखिए, तब 1200 बेड का जो सिविल हॉस्पिटल था उसके नाम पे काफ़ी सारी ताली बजाई चुकी थी कि हमने 1200 का 2000 इमीडिएटली कर दिया,
वर्ल्ड में गुजरात पहला ऐसा स्टेट है, इंडिया में पहला स्टेट है और वर्ल्ड में पहला ऐसा सिटी है जहां पर कोरोना क्योर के लिए 2000-5000 से भी ज़्यादा पेशेंट को एक साथ हम ट्रीटमेंट दे सके, ऐसी फैसिलिटीज़ खड़ी की जा चुकी है। वो बीच में धमण वेंटिलेटर भी आ चुके थे, इसमें बहुत सारी मतलब मार्केटिंग। धमण में वेंटिलेटर से याद आया, आपकी ही जो मतलब थी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि धमन जो वेंटिलेटर है जिसमें वो ज्योति मतलब जो कंपनी की बात करें, हाँ जी, वो जो है वो तो विजय रूपाणी जी के फ्रेंड है, उनकी है। ये निवेदन आपकी ही मतलब दिया था उन्होंने, आतिशी जी ने। आतिशी आप वाली ना, आम आदमी पार्टी वाली जी। हाँ, तो वही था कि देखिए तब ज्योति सीएनसी, एक्चुअली वो कोई अलग बिजनेस में है, सीएनसी में है। सो इमीडिएटली कैसे ये इसमें आई, वेंटिलेटर बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, बनाया तो बनाया, आज की तारीख में आप एक बायोमेडिकल इक्विपमेंट बनाओ जिसका मेडिकली यूज करना है तो आपको 100 प्रोसेस में से होना पड़ता है, काफी सारे सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते हैं। तो मार्च में कर्फ्यू मतलब लॉकडाउन हो रहा है 25 तारीख को, और मई एंड या जून तक आपको मतलब 100,000 से ज़्यादा वेंटिलेटर ज्योति से मिल रहे हैं। तो इतनी शॉर्ट नोटिस पे इतने सारे सर्टिफिकेशन कैसे पास हुए? सबसे पहले EQDC जो गवर्नमेंट की अप्रूविंग अथॉरिटी है, जो सर्टिफाइड करती है, उसने कौन से बेसिस पे इसको सर्टिफाइड किया? आज की तारीख में अगर मैं कोई बिजनेस में हूं और कल से मैं भी वेंटिलेटर बनाना शुरू कर दूंगा तो क्या गवर्नमेंट 1 महीने में मुझे ये सारे सर्टिफिकेट दे देगी? क्या पॉसिबिलिटी है? पता नहीं, ये अभी भी क्वेश्चन मार्क है। फिर इमीडिएटली देख लो आप, सडनली ज्योति को बाहर निकाल दिया गया, दमन के बारे में कोई बोलता नहीं है, कुछ भी बोलता नहीं है। तो क्या हुआ? उसको पेमेंट जा चुका है और वेंटिलेटर सप्लाई नहीं हुए। जो पेमेंट चला गया था और सरकार ने कैंसिल कर दिया है, वेंटिलेटर लेना, ऑर्डर देना कैंसिल कर दिया है। तो क्या ज्योति से वो पैसा वापस आया कि नहीं आया, उसका कोई क्लू अपने को नहीं है। अभी वापिस लॉकडाउन के और कोरोना के ऊपर मैं आ जाता हूँ। तो आपको अगर याद हो तो 10 दिन पहले या 1 वीक पहले ही हमारे सीएम ने बोला था कि 1 वीक में ये सब केसेस रिड्यूस हो जाएंगे, कोरोना भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो आज 1 वीक के बाद तो हाईकोर्ट को बोलना पड़ा। अच्छा, कोई भी गवर्नमेंट यूपीए के टाइम पे, आज की जो सरकार है वो तब ऐसा बोल रही थी कि हमारी यहाँ की सेल्फ इंस्टीट्यूट जो है वो गवर्नमेंट के तोता है, ईडी सीबीआई कोर्ट वो गवर्नमेंट का तोता बन चुकी है। तो आपकी गवर्नमेंट में क्या है? क्योंकि आप अगर लॉकडाउन लगाते तो जनता को शायद एक्सेप्ट नहीं होता, इसीलिए वो हाईकोर्ट के थ्रू, रथ यात्रा में भी हाईकोर्ट के थ्रू मैसेज आ चुका था कि ये नहीं करनी है। तो क्या ये हाईकोर्ट ने आज बोला है कि आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते थे, इसलिए मतलब ये वाया स्टेटमेंट आया है? वो भी अपने वहां थी कि स्कूल के संचालक को यानी ओनर को बोलने के लिए भी सरकार हाईकोर्ट को बोल रही थी और हाईकोर्ट ने बोला कि बस अब बस करो, आप भी सरकार हो और आप ही डायरेक्ट बोलो। नहीं तो वही है, छोटे-छोटे मसलों को कहां तक कोर्ट में जितने भी क्रिटिकल डिसीजन लेने हैं वो अगर हाईकोर्ट को देना है तो फिर गवर्नमेंट की जरूरत है, तो फिर मतलब तो फिर जनता भी हाईकोर्ट के भरोसे सब कुछ करे। और अभी ये भी देख लो, हाईकोर्ट तो चलती भी नहीं है, वो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू चलती है। काफी सारे पेंडिंग केस है, वो लोग ने ऐसे मतलब मेंटली एक्सेप्ट कर लिया है कि 2-3 साल तक ये केस अभी चलने वाले नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट दिवाली तक तो वैसे भी नहीं चल रही थी। दिवाली के बाद हाईकोर्ट को स्पेशल उनके एडवोकेट के लिए एक पैकेज देना पड़ा था, अभी भी प्रॉपर नहीं चल रही है। जो केसेस है वो मतलब इतने लाइनअप नहीं है, उसमें हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, हर बार पीक पे जाता है और हाईकोर्ट को, सरकार को देना पड़ता है कुछ ना कुछ इंटीमेशन, उनको इंटरवीन करना। तो ऐसी क्यों सिचुएशन आन पड़ी है? मैं वही बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव भी है लेकिन उसके सामने अभी नेगेटिव कुछ ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इमीडिएट कंट्रोल करना पड़ेगा, जो भी एक्शन लेनी है वो ट्रीटमेंट में, वेंटिलेटर में, बेड की अगर बात करें तो सूरत में इससे पहले ऑलरेडी, अभी तो बहुत पीक पे है, जब कुछ भी नहीं था तब भी एक दिन, आई थिंक अगर आपको याद है जलपा जी, उस दिन हम दोनों ने डिबेट की था, जयंती रवि को इमीडिएटली जाना पड़ा था हेल्थ सेक्रेटरी को, और वहां जाके सब चेक करना पड़ा था। एक्चुअली उनको सिविल हॉस्पिटल का हेल्थ चेक करना पड़ा था। हेल्थ को भूल जाओ, सिविल हॉस्पिटल की हेल्थ उतनी अच्छी नहीं थी कि वहां पेशेंट रखे जा सकते हैं। तो कोविड सेंटर खड़ा करना, अच्छा अभी कर भी दो तो जिस तरीके से एफआरसी में जो एजुकेशन वाले और प्राइवेट स्कूल वाले आपकी मानते नहीं है, एफआरसी होने के बावजूद भी वो लोग उनकी फी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे जो गवर्नमेंट से बोला गया है, तो क्या इसमें करेगी? अच्छा, जो कर भी रही है, जो 50% बेड्स जो गवर्नमेंट ने उनके हाथ में ले लिया है, उनका चार्जेस वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो इंजेक्शन, वेंटिलेटर, बाकी ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं। तो अगर आप नॉर्मल बिल प्राइवेट का एक बार देख लेना, चेक कर लेना,
कंसल्टिंग चार्ज इतना बड़ा डाल देते हैं, जो कंसल्टिंग चार्ज ना तो आपको इंश्योरेंस कंपनी वाले देते हैं, और कंसल्टिंग डाल डाल के ये लोग इतना बड़ा बिल बना देते हैं कि वेंटिलेटर और वो सब जो गवर्नमेंट ने बोला है अकॉर्डिंगली हम चार्ज ले रहे हैं। तो उनकी भी इतनी मिली भगत है प्राइवेट हॉस्पिटल की। तो इस तरीके से मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ जो मैं बोल रहा हूँ वो अभी ज्यादा हो रही है। इमीडिएटली एक्शन लेनी पड़ेगी। जिस तरीके से आप जनता को बोल रहे हैं कि हम आपके लिए हैं, तो क्या हो वो सरकार को दिखाना पड़ेगा। जनता बहुत ही हालाकी में से पसार हो रही है। अभी सिचुएशन दिन ब दिन बढ़ रही है। डेफिनेटली एक चेन ब्रेक करने के लिए छोटा जो भी लॉकडाउन आए, कल से आए, आज रात से आए, मुझे लग रहा है कि जो नाइट कर्फ्यू 9 बजे से है वो आज या कल से ऐसा आएगा जो अभी सीधा मंडे मॉर्निंग खुलेगा। क्योंकि अभी देखो कल से अगर देते हैं या परसों से देते हैं वीकेंड से, तो जनता ये 2 दिन में इतनी मतलब हैवायर बन जाएगी। आप हमने आज भी देख लिया काफी सारों जगह पर भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई। तो ये तो हम ज्यादा वेलकम कर रहे हैं कोरोना को, ये सब करके। तो जनता को भय न दे, उनके दिमाग में ऐसा न पैदा करे कि इससे कुछ बढ़ने वाला है। इस तरीके से स्मार्ट वे से टैकल करके जो भी डिसीजन लेना है वो ऐसे ले ताकि कोई मतलब किसी को परेशानी ना हो, किसी को दिक्कत ना हो, और ऐसे रश में दौड़ना ना पड़े जनता को। जी दीपेन जी, अगर हम राजकोट की ही बात कर ले, हालांकि सिचुएशन दूसरे शहरों में भी कहीं ना कहीं इसके अराउंड ही है। राजकोट में आरटी-पीसीआर की जो रिपोर्ट है उसके लिए 48 आवर्स का वेटिंग, यानी कि पॉजिटिव अगर कोई दर्दी पाया भी जाता है तो वो 2 दिन में तो कितनी ही जगह घूम लिया होगा, मतलब निश्चिंत होकर के ठीक है रिपोर्ट आने वाला है, अभी आया तो है नहीं और शायद मैं पॉजिटिव नहीं भी होगा। ये कहीं ना कहीं ये जो लेट प्रोसेस है वो भी कोरोना को बढ़ोतरी दे रहे हैं। जलपा जी, इसीलिए मैंने बिगिनिंग में ही कहा कि गवर्नमेंट पूरी तरह से असफल रही है। कहीं ना कहीं अपने को अपना ख्याल रखना पड़ेगा। अभी रही बात आपने जो क्वेश्चन उठाया है आरटी-पीसीआर का, तो जो भी सुविधा होनी चाहिए, जो लेबोरेटरी में जो उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, वो कैपेसिटी से बाहर नंबर चले गए हैं। जो हॉस्पिटल में व्यवस्था होनी चाहिए, जो बेड होना चाहिए, उससे ज़्यादा नंबर बाहर चले गए हुए। आज आपके पास अगर इंश्योरेंस का बीमा भी है जनरल मेडिक्लेम में, तो भी कोई हॉस्पिटल आपको कैशलेस में एडमिट नहीं करेगा। ये मैं ठोक के कहता हूँ, यहाँ पे आपको कैश लेके जाना पड़ेगा तब जाके तो एडमिशन मिल रहा है। रही बात गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, आज मुख्यमंत्री रूपानी जब कोरोना पॉजिटिव हुए थे तब भी मैंने यहाँ पे भाजपा के जो भी मंत्री थे उनके साथ बहस में बोला था कि उनको यूएन मेहता क्यों आना पड़ा। जी। बहुत सारी हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे ट्रीटमेंट करवा दे, तब बोला गया कि उनको ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी। उसके बाद आज प्रदीप सिंह जाडेजा भी जो कोरोना पॉजिटिव हुए उनको यूएन मेहता में दाखिल करना पड़ा। मैं यहाँ जो भी जनता देख रही है उनको बोलना चाहता हूँ कि आप जाइए यूएन मेहता में, आप जाइए यूएन मेहता में और बोलो कि मैं कोविड पॉजिटिव है, मेरे को कोविड का ट्रीटमेंट चाहिए। आपको जवाब मिलेगा कि ये हार्ट का हॉस्पिटल है जी। और ये हमने एक बार नहीं 10 बार ये हमने क्रॉस चेक कर लिया कि गुजरात का कोई भी मंत्री होता है, कोई भी सचिव होता है, तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट लेने के लिए यूएन मेहता और दूसरे हॉस्पिटल में मिलती है। जबकि एक आम आदमी होता है, उसको अगर ट्रीटमेंट लेनी है, अगर उसके पास मेडिक्लेम भी है, तो आज की तारीख में प्राइवेट हॉस्पिटल उसको कैशलेस सर्विस नहीं दे रही है जी। इतनी बेड की किल्लत है। आरटी-पीसीआर टेस्ट की बात आपने की 48 आवर्स, उसका जो प्रोसेस टाइम होता है वो आप समझने की ज़रूरत है कि उसमें 4 से 5 घंटे का बैच टाइम होता है जिसमें पूरा टेस्टिंग होता है। आज की तारीख में हालात ये है कि जो कैपेसिटी से रन कर रहे हैं लेबोरेटरीज, उसमें एक बैच भी लगानी हो तो दिन का मैक्सिमम 3 या 4 बैच लगा सकते हैं। उसके सामने जो कोविड के आ रहे हैं टेस्टिंग के लिए सैंपल्स, वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए 48 आवर्स लग रहे हैं, कहीं कहीं तो उससे ज़्यादा भी लग रहे हैं। और राजकोट में ही एक वाकया कंक्लूड करूंगा, मैं इसी में बोलना चाहूंगी, राजकोट में भी ऐसा सामने आया था जिसकी वजह से सस्पेंड भी किया गया वहां पे के जो भी अधिकारी थे कि वीटीएम ट्यूब मतलब वो खोल के बंद करके हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा था, जिससे नेगेटिव रिपोर्ट लोगों को मनचाहे मिल रहे थे। और ये जब पोल खुली तब सस्पेंशन तक का मतलब डिसीजन लिया गया। यानी कहीं ना कहीं आज भी अगर हम देख ले तो किसी को अगर नेगेटिव रिपोर्ट भी मिल जाता है तो हम कैसे भरोसा कर ले। तो वही बताना है कि जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, आज परसों तक का पॉलिसी गवर्नमेंट का ये था कि अगर किसी को
भले गुजरात का ही रेसिडेंशियल हो उसका, बट उसको भी अगर गुजरात में आना है तो टेस्ट करना पड़ रहा है। उसकी वजह से ये धांधली इतनी बढ़ गई थी जो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है जी। कि आज मैं यहाँ अहमदाबाद में रह रहा हूँ, मैं कोई काम से बाहर गया हूँ, मुझे आना है तो मुझे भी टेस्टिंग करवानी पड़ती है। कल जाके गवर्नमेंट जागी है जी। कल जाके गवर्नमेंट जागी है और गवर्नमेंट ने बताया कि अगर आप गुजरात में रहते हो तो आपको आने के टाइम पे टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ये धांधली क्यों हो रही है कि जो प्रोटोकॉल बना है और प्रोटोकॉल सही में फॉलो होने चाहिए, वो दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। आप एयरपोर्ट पे भी देख लीजिए, आए दिन एक न एक शिकायत आती है कि भाई एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ जो भी टूरिस्ट होते हैं उनकी बहस हो गई कि भाई आपका ये रिपोर्ट पुराना है, आपका ये रिपोर्ट नया है। तो कोई सिस्टम हम लोग अभी तक खड़ा ही नहीं कर पाई 1 साल में सरकार। उसकी वजह से जो ये धांधली के केस है, किसी को ऑफिस जाना है या कहीं बाहर जाना है तो भी उसके लिए हम रिपोर्ट मांगते हैं, बट वो रिपोर्ट का ऑथेंटिकेशन जो होना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है और धांधली ऐसे ही बढ़ती जा रही है। और धांधली और एक केस में भी बढ़ रही है कि जहाँ पे आपका कोविड का पेशेंट नहीं है तो भी आज प्राइवेट हॉस्पिटल उसको जो गवर्नमेंट से उनको ग्रांट मिलती है उसमें भी उसको कोविड का पेशेंट, उसके स्टाफ को कोविड का पेशेंट बता के भी वो लोग पैसा ले रहे हैं। तो करप्शन भी ये टाइम पे एकदम पीक पे, भले वो राजकोट का केस आपने बताया, बट ये पूरे गुजरात में ये हर जगह पे हो रहा है। जी। जगदीश जी, क्या कहना चाहेंगे? अगर हम मैं बात करूं आम आदमी पार्टी की, तो वहाँ के दिल्ली के जो मुख्य प्रधान है केजरीवाल जी, उन्होंने ऐसा पत्र लिखा था कि कहीं ना कहीं ये जो वैक्सीनेशन चल रहा है अच्छी बात है, लेकिन उसकी जो आयु की मर्यादा है उसको हटा दिया जाना चाहिए ताकि और अच्छे से लोगों को इलाज हो सके और दूसरे लोगों को भी वैक्सीन मिल सके। और अभी की बात करें तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी मतलब प्रधानमंत्री को ये पत्र लिखा है कि 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं अब उनको वैक्सीन दी जानी चाहिए। अगर हम सूरत की भी बात करें तो सूरत में भी बच्चों में भी कोरोना देखा गया है और उसमें 13 साल के एक बच्चे ने तो जान भी गंवा दी। आपको क्या लगता है कि कुछ डिसीजन अब वैक्सीनेशन पर होना चाहिए? जी जलपा जी, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब हैं ना, वो पढ़े लिखे हुए, तो वो पढ़े लिखे आदमी जब डिसीजन लेते हैं तो बहुत मैच्योरिटी से लेते हैं। और हमारे यहाँ के जो अहमदाबाद नहीं पर गुजरात के जो नेता हैं वो लोग तो कहीं ना कहीं कम पढ़े लिखे हैं। वो लोग डिसीजन लेते हैं तो देखो गड़बड़ी में डिसीजन लेते हैं, कभी BRTS बंद कर देते, कभी AMTS बंद कर देते। अभी कोरोना जिसको हो रहा है, समझो पहले तो ऐसा लग रहा था कि बड़ी उम्र के लोगों को ज़्यादा पकड़ रहा है, पर अभी कोई भी उम्र के आदमी को कोरोना हो रहा है और वो डेथ भी हो रही है। तो इसके लिए हमारे केजरीवाल साहब ने बताया कि जो उम्र की एक सीमा है उसको हटा देना चाहिए और कहीं ना कहीं जो ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हो रही है वो अभी बहुत धीमी हो रही है। तो उसके हिसाब से अब ये रिस्ट्रिक्शन हट जाएगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग रस्सी का यूज़ करेंगे और उसके कारण एक जागरूकता आएगी कि भाई इसने ये वैक्सीनेशन लिया है तो उसको कुछ नहीं हुआ है, तो हमको भी कुछ नहीं होगा। ये देख के लोग एक दूसरे को देख के फॉलो करेंगे और रस्सी लेंगे। और जहाँ आपने सूरत की बात चल रही है तो मैं बताना चाहूँगा कि सूरत के अंदर उनके मेयर साहिबा है सूरत की, उनको कोरोना हुआ तो पहले के ज़माने में कैसा होता था कि घर के बाहर स्टिकर लगा दिया जाता था, सोसाइटी के अंदर किसी को जाने नहीं दिया जाता था, वह पैक कर दिया जाता था। सूरत के मेयर साहिबा जब से क्वारंटाइन हुए उनके घर के बाहर एक सिंगल स्टिकर भी नहीं लगा हुआ है कि यह क्वारंटाइन एरिया है, यहाँ नहीं जाना चाहिए, कोई भी वहाँ नहीं लगा हुआ है। तो आदमी के लिए जो सामान्य नागरिक है उसके लिए कायदा अलग होता है और मेयर साहिबा के लिए कायदा अलग होता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, आदमी को सबको एक सरकार रहना चाहिए। मेयर साहिबा है बराबर है, पर उनको भी नियम तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। पर ये सरकार ऐसी है कि जो उनके नेता कभी भी मास्क बिना एक बर्थडे मनाने लगते हैं, कभी रैली करने लगते हैं, कभी मंदिर जाने लगते हैं, कभी घोड़े पे चढ़ के चले जाते हैं, कभी गधे पे बैठ के चले जाते हैं, तो उनको कोई नहीं रोकता है। पर यहाँ अगर सामान्य जनता पान खाने के लिए मुंह खोला, चाय पीने के लिए मुंह खोला तो सीधा लाओ 1000 रुपया, लाओ 1000 रुपया। तो ये जनता के पीछे सरकार पड़ गई है। सरकार अभी अपनी तानाशाही दिखा रही है। हमारे सूरत के जो हमारे चुने हुए 27 कॉरपोरेटर थे, वो जब बजट चर्चा करने के लिए जब जा रहे थे तो उनको उठा के ऐसे पटक रहे थे, महिलाओं को वो लोग हाथ लगा रहे थे और वो लोग ऐसी तानाशाही बता रहे थे जैसे कि वो ये चोर गुनहगार है, ऐसी रीत से वो लोग ट्रीटमेंट दे रहे थे। मैं कहना चाहूँगा कि वो भी चुने हुए विधायक है, जैसे आपके विधायक अंदर जाके, आपके कॉर्पोरेटर अंदर जाके चर्चा कर रहे, तो हमारे कॉर्पोरेटर को भी अंदर जाके चर्चा करने देनी चाहिए। जी जी।
प्रशांत जी, क्या कहना चाहोगे? अगर स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें तो उनकी ओर से भी एक बयान आया है कि आने वाले जो 30 दिन है वो भारत के लिए मतलब कोरोना के हिसाब से काफ़ी डेंजरस है। देखिए, पहले से ही अलग अलग हमको इसकी मतलब एक जो मान्यता बनाई गई है। जब पहले आया था तो कैसे, आपको अगर याद हो, पहला लॉकडाउन हुआ था कि 12 घंटे में ये वायरस किल हो जाता है, 28-30 डिग्री गर्मी में चला जाता है, ऐसे नहीं लगता है, वैसे नहीं लगता है, दिए जलाओ तो नहीं लगता है। फिर दूसरा स्ट्रेन अगर आपको याद हो तो वो जो अफ्रीका और यूके के कुछ जो स्ट्रेन आए थे जिसमें वो बहुत ही क्रिटिकल हो जाता था कंडीशन। आज की तारीख में देखिए, और WHO और एम्स के अपने गुलेरिया साहब जो दे रहे हैं जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उनकी तरफ से जो स्टडी बाहर आ रही है, तो डेफिनेटली कोरोना इज चेंजिंग द शेप्स, चेंजिंग द स्ट्रेन्स। पहली बार की मैं बात करूं तो L और S स्ट्रेन की बात हो रही थी, फिर T स्ट्रेन आ रहा था, फिर वो कुछ अलग ही क्रिटिकलिटी क्रिएट कर रहा था। तो अपने को पता नहीं है, हम भी कोरोना को अभी तक पहचान नहीं पाए हैं किस तरीके से जा रहा है। उसके सामने हम जिस तरीके से वैक्सीनेशन का ड्राइव चला रहे हैं, जिस तरीके से उसकी जो ट्रीटमेंट के 14 दिन इंक्यूबेशन सेंटर्स जो हम बोल रहे हैं और इंक्यूबेशन पीरियड्स जो दे रहे हैं, तो एक प्रोसेस हमको अभी स्ट्रांगली बिलीव हो चुकी है कि ये प्रोसेस से हमको फॉलो करके पसार होना है ताकि कोरोना किल हो जाता है। कोरोना किल होने के बाद एंटीबॉडी जनरेट होता है, जो एंटीबॉडी होते हैं वो लोग अपने ब्लड और प्लाज्मा देते हैं तो उसको जल्दी असर होता है। तो मल्टीपल वेज की जो हमारी एक मान्यता है उस तरीके से हम बिहेव कर रहे हैं। आज की तारीख में हेल्थ मिनिस्ट्री से जो आ रहा है स्टेटमेंट, वो जो बोल रहे हैं वो डेफिनेटली सही बात है कि आगे का टाइम क्या होगा किसी को पता नहीं है। हमारे यहाँ अच्छी बात है कि लॉकडाउन से लोग हैबिचुअल है, लोगों को पता है, और गवर्नमेंट ने जो एक क्या बोल रहे बेंचमार्क जो क्रिएट कर दिया है उसमें काफ़ी सारे लोगों को पता है क्या करना है नेक्स्ट क्या। बाकी कंट्रीज में तो आप देखो टेस्टिंग भी चार्जेबल है, ट्रीटमेंट भी चार्जेबल है। हाँ, उसके सामने सरकार कोई और तरीके से मतलब रीएम्बर्स कर रही है कि सबके अकाउंट में $1000 दे रही है, लेकिन उसके सामने आप देखो तो ट्रीटमेंट फ्री नहीं हो रही है, टेस्टिंग भी फ्री नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ आप देख लो कि सबसे पहला एंटीजन टेस्ट हम 100% फ्री है, अभी वो किट की भी अगर बात करें तो बहुत ही चार्जेबल हो जाता है। तो बैलेंस करना ट्राई कर रही है लेकिन हो नहीं रहा है। ट्रीटमेंट में अगर आप देखो तो कुछ इंजेक्शन ऐसे जो 40,000, 50,000 और 1 लाख तक जाते हैं। ट्रीटमेंट में अगर प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करो तो वो लोग वेंटिलेटर का चार्ज बहुत ही तगड़ा ले रही है, यहाँ पर गवर्नमेंट फ्री में देने के लिए ट्राई करिए तो उसके पास वेंटिलेटर नहीं है। कहीं ना कहीं ये बैलेंस में मुझे लग रहा है, जैसे आपको अगर पता हो तो कुछ कोविड सेंटर्स में आग लग चुकी थी और उसमें काफी सारे पेशेंट मर चुके थे। तो ये पूरा जो प्लानिंग होना चाहिए उसमें थोड़ा मिसमैच शुरू हो चुका है। पहले एक लेवल था, बहुत ही अच्छा मैनेज हो रहा था दिवाली तक, दिसंबर तक। उसके बाद जो ये इलेक्शन आया और इलेक्शन के बाद, और तब तक क्या होता था, हर एक के घर में भी एक बार कोरोना आ चुका था, लोगों को एक्सपीरियंस भी हो चुका था क्या होता है क्या नहीं होता है। तो जनता ने भी जो जिस तरीके से थोड़ा उसको लाइट ले लिया है, और वो लाइट में कोरोना का स्ट्रेन टेक्निकली और मेडिकली चेंज हो चुका था। जो स्ट्रेन और जो हम हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे थे, वो हर्ड इम्यूनिटी अभी तक नहीं आई थी, लेकिन कोरोना का स्ट्रेन थोड़ा लाइट हुआ था, उसकी जगह अभी पूरा चेंज हो चुका है शेप। तो वो चेंज शेप शायद मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा घातकी बन चुका है, थोड़ा क्रिटिकल बन चुका है। उसमें हमको तो डेफिनेटली ध्यान रखना है इंडिविजुअली। अभी गवर्नमेंट को मुझे ऐसा लग रहा है आंकड़ा छुपा के कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं कल का ही मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे पास तो पर्सनल एक्सपीरियंस हो ही जाते हैं। मैं ही एक शमशान में गया था, मैं ही रजिस्टर करवा रहा था पेशेंट का नाम, तो मुझे क्लियरली बोला गया एजेड है इसलिए ऐसा ही लिखना है कि ड्यू टू एज। वैसे उसका रिपोर्ट उनका पॉजिटिव आया था, तो पॉजिटिव थे तो कोविड में डेथ नहीं लिखा गया, क्लियर कट वो स्लिप में लिखा गया कि ड्यू टू एज। तो ये आंकड़े छुपा के क्या लेना है क्या मिलना है पता नहीं चल रहा है, मतलब उससे फेलियर नहीं होगी। मैं सरकार को बताना चाह रहा हूं कि अगर देखिए ये महामारी है, एक तरफ हमने पेंडेमिक इसको एक्सेप्ट कर लिया है, ऐसी पेंडेमिक अगर पास्ट में आई है, एक साथ इतनी सारी मौत हुई है, तो अगर मौत भी होती है तो इसमें फेलियर ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, तो ये सब बाहर निकाल दे। दूसरी बात, विपक्ष जैसा कुछ है नहीं, तो आप किससे डर रहे हो? अगर सच्चा आंकड़ा भी दे रहे हैं तो किससे डर रही है सरकार, मुझे वो पता नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले इसमें से बाहर आए, डेफिनेटली ट्रीटमेंट के लिए इमीडिएटली एक्शन प्लान बनाया जाए कि जो आज सिविल हॉस्पिटल यहाँ की अगर बात करूं अहमदाबाद की तो 1200 बेड और दूसरे 2000 बेड है, अगर कम पड़ रहे हैं तो कैसे बढ़ाया जाए। प्राइवेट के हॉस्पिटल को इमीडिएटली अपने हस्तक ले वहाँ पर फैसिलिटीज बढ़ाई जाए, वेंटिलेटर की हो या ट्रीटमेंट की हो।
अगर सरकार के पास कैंपस अवेलेबल नहीं है कुछ लोकेशन में, जैसे राजकोट या सूरत की बात करूं और बड़ौदा की बात करूं, लिमिटेड सिविल हॉस्पिटल, लिमिटेड बेड्स है, तो वहां पर इमीडिएटली प्राइवेट हॉस्पिटलों को पूरा 100% अपने पास ले ले। जो लास्ट टाइम 50% लिया था उसकी जगह 100% ले ले, उनको कोई और वैसे रीएम्बर्स करना शुरू कर दे, या जहां पर छोटे छोटे हॉस्पिटल जो कोई और मेडिसिन मतलब कोई और ब्रांचेस में है उसको कोविड में कन्वर्ट इमीडिएटली कर ले। हमने कुछ वीडियोस ऐसे भी देखे हैं जहां पर फुटपाथ पे, उसकी पैसेज में या फैक्ट्री में, किसी ने तो फैक्ट्री में ट्रीटमेंट शुरू कर दी थी कोविड की, फैक्ट्री की भी कार पार्किंग में। तो वो दिन न देखना पड़े। आफ्टर ऑल जनता हमारी जनार्दन है, जनता हमारी मतलब जनता से ही आप चल रहे हो, तो उसके लिए क्या करना है वो आपको देखना है। इमीडिएटली कोविड के सेंटर बढ़ाए जाए, बढ़ा के फिर यस उनके गुणगान ना गाए जाए कि हम थे, हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। ये आपकी ड्यूटी है, आपका फर्ज है, आपका धर्म है, क्योंकि ये पेंडेमिक आई है। और आप अगर बहुत ही अच्छे गवर्नेंस हो, क्योंकि मुझे याद है 2014 से ही शायद देश आजाद हुआ है, उससे पहले देश आजाद नहीं था। तो ये 2014 के बाद के आजादी के जो आप लोग जितने भी स्वतंत्र सेनानी हो, वो आप अभी आपकी जनता को दिखा दो कि आपने अच्छी गुलामी में से बाहर निकाला है लोगों को और आपने ही आजादी दिलाई है। तो ये नया भारत कैसा होना चाहिए? ये नया भारत ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि लोगों को बेसिक ट्रीटमेंट में हालांकि से बाहर निकलना पड़े। जी दीपेन जी, क्या कहना चाहेंगे? अगर हम बात करें रेमडेसिविर इंजेक्शन की, तो उसकी भी देखा कि किस तरह लोग लंबी लाइन में खड़े हुए थे खरीदने के लिए। और आज की बात करें तो जो मुख्य प्रधान विजय रूपानी जी हैं, उन्होंने सूरत के लिए 2500 इंजेक्शन देने को कहा है। अगर दूसरी चीज़ देखी जाए कि अगर इंजेक्शन के लिए इतना अलग माहौल कहाँ से मतलब नज़र आ गया? पहले ऐसा था कि कहीं पे भी ये इंजेक्शन के लिए इतनी लंबी लाइन हमने नहीं देखी थी, लेकिन अगर बात करें 3-4 दिनों की, तो सिचुएशन इस हद तक आ गई। यानी कि आंख में क्या है ऐसा? तो देखो कहीं ना कहीं एक विश्वास शब्द है ना, वो विश्वास अभी सरकार में रहा नहीं है। रही बात जो आपने रेमडेसिविर की बात की, तो विजय रूपानी जी ने जो सूरत में दिए वो उनकी जिम्मेदारी थी और उनको देना पड़ेगा जी। भले वो फिर सूरत हो, अहमदाबाद हो, बड़ौदा हो और छोटे से छोटा गांव हो महसाना का जी। तो वो एक मुख्यमंत्री की एक जिम्मेदारी होती है। जो भी प्रोडक्शन में पहले भी बता चुका हूँ कि जो प्रोडक्शन मेडिकल का हमारा अप हुआ करता था गुजरात, फिर वो वैक्सीन का हो या जो ये इंसुलिन का मामला हो, हम एक हब हुआ करते थे, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे होता था जी। आज वो प्रोडक्शन हो भी रहा है, बट आप कहीं ना कहीं उसको बाहर जो बिजनेस करने के लिए अलाउ कर रहे हो, उसकी वजह से ये किल्लत का सामना करना पड़ा हुआ है। आप बिजनेसमैन्स को जो बेनिफिट दे रहे हो मेडिकल्स को, उसकी वजह से ये सामना करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी या ऐसा कुछ डाल के इस पे थोड़ा डायरेक्ट बैन तो नहीं बोल सकते हम, पर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए। उसकी वजह से ज़्यादा जो मेडिसिन है वो लोकल पब्लिक के लिए अवेलेबल हो। रही बात विजय रूपानी जी की, तो वो खुद पॉजिटिव थे तो भी रैलिया में चले जाते थे जी। आज प्रियंका गांधी जी के घर में कोविड का पेशेंट आया, उनका आसाम और तमिलनाडु का दौरा उन्होंने रद्द कर दिया, सामने जाके बोल दिया मीडिया को कि भाई मैं नहीं जा रही हूँ। दूसरी बात आ रही है तो वहाँ पे कांति गामित का आप उदाहरण ले लीजिए, उनकी बेटी की एंगेजमेंट में जो भी डांस पार्टी या कुछ हुई वो आप सब लोगों ने देखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं विश्वसनीयता जो सरकार की थी उसमें कम आई। आप पूरा स्टेडियम बनने की बात कर रहे थे जस्ट बिकॉज कि आपने नरेंद्र मोदी नाम दिया हुआ है, उसकी वजह से जो अहमदाबाद का हाल हुआ है उसकी वजह से विश्वसनीयता कम आई हुई है। तो सरकार को ये सब देखना पड़ेगा। जो दंड वो ले रही है आज की तारीख में, हर दिन 9,000 से लेके 10,000 लोग को दंड फाइन लिया जाता है जस्ट टू उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल किया छोड़ा हुआ है वो नाम पे। वो दंड की रकम कितनी होती है? 1-1 करोड़ जितना हो रहा है और टोटल क्यूमुलेटिव 200 करोड़ के आजू बाजू पहुंच गया। क्यों ना वो दंड की रकम में से ही ये फ्री में दिया जाए जी। तो अगर सूरत में उन्होंने जाके दिया है तो ये दंड की रकम में से का मतलब ये था कि 2500 इंजेक्शन की जब विजय रूपानी जी ने बात की है, तो अभी के जो आंक आए हैं सूरत कॉर्पोरेशन की बात करें तो 615 केस, यानी अभी
बात करें और सूरत की बात करें तो 196 है और ये विजय मतलब ये 24 घंटे के आंकड़े हैं और विजय रूपाणी जी ने दिए हैं सिर्फ 2500। कहने का मतलब ये दूसरा जलपा जी मैं एक ऐड करना चाहता हूँ, तो जो जरूरी है उससे तो कम ज़्यादा रहते ही है, बट जो मेडिकल ऑफिसर्स की जहाँ पे ज़रूरत होती है CHC पे या दूसरे मेडिकल जो भी हॉस्पिटल्स है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, वो नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको कभी प्रोत्साहित ही नहीं किया डॉक्टर्स को कि वो गवर्नमेंट के साथ जुड़े रहे। आज की तारीख में ये सिचुएशन आ गई है कि जो अभी MBBS नहीं हो रहे अंडर जो MBBS की पढ़ाई चल रही है उनको भी ये ट्रीटमेंट में लगा दिया है, सीनियर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है कहीं पे भी। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कोविड का जो प्रोटोकॉल होता है कि ये मेडिसिन देनी है, वो मेडिसिन भी प्रॉपर नहीं दे रहे हैं। जी जी जगदीश जी क्या कहना चाहेंगे? अभी भी एक महिला का वीडियो भी हॉस्पिटल से ही वायरल हुआ था और वो बोल रही थी कि मैं शायद अपनी जो जान है वो गवा दूंगी, मुझे दूसरी जगह शिफ्ट करो। और उसके बाद वो महिला मतलब अपनी जान भी गवा दी थी। तो यानी कहीं पहले भी हम देखते थे कि लोग हॉस्पिटल से वीडियो बनाते थे कि नहीं मुझे बाहर निकलना है, मुझे प्लीज़ यहाँ से आज़ाद करवाओ। यानी कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट में भी कमी तो है। जी जलपा जी, आपकी बात 100% सही है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जब मेडिकल कोई भी ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है तो उसको मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं कर रहे, तो अभी वो वीडियो नहीं बना पा रहे। कहीं ना कहीं जब कोई ऐसा स्रोत मिल जाता है तो ऐसे वीडियो बाहर आते हैं। बाकी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सब बीमारी से जूझ रहे हैं और ये जान रहे हैं कि हमारे यहाँ ट्रीटमेंट सही नहीं हो रही है, पर वो बोल नहीं पा रहे क्योंकि वहाँ कोई उनका कम्युनिकेशन कोई है नहीं, तो वो किसको बताएंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मगर अभी क्या वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है तो वो लोग अपनी बात बाहर निकाल नहीं सकते। तो ये चीज़ तो है, 100% है। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी वहाँ पे फेल हो रही है कि जो उनको ट्रीटमेंट देनी चाहिए, उनकी सारवार रखनी चाहिए, उनको खाना टाइम पे मिलना चाहिए, वो सब चीज़ वहाँ पे दवाई मिलनी चाहिए, वो कोई भी चीज़ वहाँ पे टाइम पे नहीं मिल रही है। बाकी पहले बार जब ये स्टैंड आया था तो जब ट्रीटमेंट हो रही थी तो कहीं ना कहीं पे सब टाइम पे हो रहा था, मगर अभी सरकार भी अभी अपनी जवाबदारी से कहीं ना कहीं छटक रही है और वो चाहती है कि हम लोग ये अपने अपने आत्मनिर्भर हो जाएगा, सब अपने अपनी जवाबदारी समझो और सब अपना अपना काम करो। बाकी सरकार ऐसे नहीं छटक रही है, छटकना चाहिए। सरकार को जवाबदारी है क्योंकि जहाँ से भी ऐसी फरियाद आती है तो सरकार को तुरंत उसका एक्शन लेना चाहिए। एक ऐसा क्यों हुआ, कौन वहाँ मेडिकल ऑफिसर था, कौन उसके लिए जिम्मेदार है, तो उनको तुरंत के तुरंत निकालना चाहिए। यहाँ तो कोई कुछ होता ही नहीं है। वो जिस बहन ने वीडियो बनाए वो मर भी गए, उनकी लाश भी चली गई, अभी उनको कौन इंसाफ दिलाएगा? कोई नहीं दिलाएगा। और सूरत में भी एक वाकया हुआ था कि एक मुस्लिम परिवार की जो महिला थी उनकी जो डेड बॉडी है वो हिंदू परिवार को दे दी गई और उनकी अंतिम क्रिया भी हिंदू रिवाज के हिसाब से हो गई। और बाद में जब वो मुस्लिम फैमिली गई तब देखा गया कि उनकी जो मम्मी है उनकी दफन विधि नहीं हुई है, बल्कि उनका तो हिंदू रिवाज से अंतिम संस्कार कर दिया गया है। यानी ये कितनी गंभीर बाबत हम इसे गिन सकते हैं कि डेड बॉडी ऐसे ही मतलब किसी को भी दे दोगे आप। तो जलपा जी, क्योंकि एक डेड बॉडी होती है वो प्लास्टिक के अंदर पैक होती है, तो इसके कारण अपने खबर नहीं पड़ती कि कौन है। तो ऐसे बहुत सारे घोटाले हो जाते हैं, इसकी उधर नहीं उसकी इधर। अने जो लोग भी वहाँ पे काम कर रहे हो कहीं ना कहीं अपनी जवाबदारी नहीं समझ रहे। इसी कारण कहीं ऐसा वाक्य तो बहुत सारे होते हैं पर बाहर नहीं आता है। तो ये समझो किसी ने जान लिया कि भाई ये मेरी माँ नहीं है, तो उसको खबर पड़ गई कि भाई ये मेरी माँ नहीं है, तब उसके बाद बाहर आया। नहीं, जो मृतक महिला है उनका जो लड़का था वो भी बोल रहा था कि भले ही मेरी माँ गुजर चुकी है लेकिन मुझे मेरी मरी हुई माँ भी दो। हाँ, यानी वो जो उनकी व्यथा थी वो साफ नजर आ रही थी। जी दीपेन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जलपा जी, ये मामले में मैं इतना बोलना चाहूँगा कि अभी तक जितने भी गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल बनाए वो रूल ब्रेक हुए, उसका जो भी फाइन लिया, पब्लिक को कहीं ना कहीं अंडर 147 में उनको डाला या कोविड के रूल्स तोड़ने के लिए डाला जेल में। आप मुझे एक एग्जांपल बता दो कि जहाँ पे अधिकारियों पे गाज गिरी हो, हॉस्पिटल के सत्ताधीशों पे गाज गिरी हो, ये सब जो हो रहा है, जो आप बता रहे हो कि इनका अंतिम क्रिया जो एक मुस्लिम का था वो हिंदू रीति रिवाज से हुआ, क्या किसी पे एक्शन लिया जाता है? नहीं लिया जाता, कभी नहीं लिया जाता। और यही जो चीज़ जो चली आ रही है कोरोना के समय से स्टार्टिंग से आज तक, वो है कि नेग्लिजेंस अगर अधिकारी के वहाँ से हो रहा है
तो उसके लिए कोई सजा का या कुछ भी प्रावधान नहीं है। अगर लोकल पुलिस स्टेशन के एरिया में 144 इम्पोज किया है, प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, कोई भी वहाँ पे पुलिस स्टेशन वाले या कोई भी जिम्मेदार नहीं होते। आज की तारीख में भी उनको वही पड़ी है कि भाई तूने 144 तोड़ा है, ला कितने पैसे दे रहा है जी। हॉस्पिटल में भी जाओ, आज की तारीख में बैक एंड से पैसे दो, तब जाके हॉस्पिटल में अगर कोई आपकी अच्छी पहचान है तब जाके आपको एडमिशन मिल रहा है। जबकि गरीब आदमी को अगर एडमिशन नहीं मिला तो कौन जिम्मेदार है, वो जिम्मेदारी तक आज तक तय नहीं हुई है। तो जब तक ये बिन जिम्मेदार प्रशासन रहेगा और उसके ऊपर अगर लगाम नहीं लगाई गई, उसको अगर पेनलाइज नहीं किया गया हुआ है, सिर्फ और सब पब्लिक को बलि का ये बनाने का कि पब्लिक ने रूल तोड़ा, लाओ 1000 रुपये दंड ले लो, चलो पब्लिक ने रूल तोड़ा, चलो जेल में भेज दो 144 में 167। तो ये जो पूरा चला आ रहा है, जो भी रूल्स बना है वो पब्लिक के लिए बना है। इसके लिए तो आजकल कहा जाता है कि गुजरात या इंडिया एक पोस्टर बन गया है कि भाई क्या नहीं करने का ना वो पब्लिक को समझा रहे हैं, बट गवर्नमेंट को क्या करना है ना वो आज तक उनको नहीं पता चला है। सत्ताधीशों को क्या करना है वो आज तक नहीं बताया जाता है। और अगर कोई इसी ने गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई सत्ताधीश ने अच्छा काम कर लिया और कहीं से भी ऐसा कुछ रूल इम्प्लीमेंट कर दिया तो उसको भी बोला जाता है ये कोरोना पॉजिटिव है, उससे आके घर बिठा दो विजय नेहरा जी को और फिर कहीं ट्रांसफर करवा दो। कहीं ना कहीं फिर मुख्य प्रधान को जो ट्रिपल टी है उनकी फॉर्मूला बोलनी पड़ती है। तो ये एक दो केस नहीं है जो आप सूरत की बात कर रहे हो, वो एक लौता केस नहीं है, काफी सारे केस आ चुके हैं जहाँ पे पहले बताया गया है कि भाई आपके जो भी रिलेटिव्स है वो अभी ये हालत में है, दूसरे तीसरे दिन पता चलता है उनकी डेथ हो गई है। तो ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं, बट उस पर आज तक कोई भी एक्शन नहीं लिया हुआ है। सिर्फ पब्लिक को मारने के लिए ही कोरोना तो है, बट कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक जो है वो इस सरकार और इसका वहीवटी तंत्र है। जी प्रशांत जी, क्या कहना चाहेंगे जब मुख्य प्रधान ऐसी वहां पर घोषणा कर रहे हैं कि 2500 इंजेक्शन सूरत के लिए दे रहे हैं, लेकिन सूरत की बात करें तो क्या 2500 जो इंजेक्शन विजय रूपानी जी ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है वो क्या इनफ है? और दूसरी चीज़ कि सूरत के अगर हम आंकड़े देखें 24 घंटे के तो 615 केस आए हैं सूरत कॉरपोरेशन में, और दूसरे मतलब ग्राम्य विस्तार की सूरत की बात करें तो 196, यानी ये 24 घंटे के जो आंक है वही बता रही है। और बीच में एक वीडियो भी वायरल हुआ था, वडोदरा की महिला डॉक्टर थी जो बोल रही थी कि आप प्लीज़ ये जो कोरोना के केस है वो छुपाना बंद कीजिए। अगर वडोदरा की बात करूं तो मेरे सामने ही रोज 1500 से 2000 केस आ रहे हैं, तो आप क्यों आप कम दिखा रहे हो? तो यानी सूरत के आंक क्या हो? जलपा जी एक पॉइंट, सॉरी, जो रेडमी सेवर की आप बात कर रहे हो, एज पर द प्रोटोकॉल उसका 5 से 6 डोज लेना जरूरी होता है। तो अगर विजय रूपानी जी बोल रहे हैं कि 2500 मैंने दिया तो हार्डली 400 लोगों को वो लगेगा जी, वो एक दिन में चला जाएगा, यानी 400 6 दिन आए तो भी वो खत्म हो जाएगा। कॉर्पोरेशन देखे तो ही 615 दर्दी है इनके आंकड़ों के अनुसार। तो ये कोई वाहवाही लुटने की बात नहीं है, ये आपकी नाकामी है। अगर 5 डोज देने हैं पर पर्सन या 6 डोज देने हैं रेडमी सेवर के एज पर द कंडीशन, और उसके सामने आप 2500 दे रहे हो, वो कुछ नहीं है। और वो भी चेन अगर ब्रेक हो गई, रेमडेसिविर देखो, रेमडेसिविर का डोज जो 5 दिन अगर देना है तो कंटिन्यूस 5 दिन देना है। अगर आपके पास स्टॉक नहीं है, आज मेरे को अगर 2 दिन दिया और तीसरे दिन नहीं दिया तो उसकी बहुत ही मिशन क्रिटिकल इम्पैक्ट आती है। तो रेमडेसिविर की जो अगर आप बात कर रहे हो, मैं आपको टेक्निकली भी अगर समझाऊं तो स्टॉक भी कितना है उसका एक क्वेश्चन मार्क, प्लस यस अभी तक गवर्नमेंट ने खुद ने ये शुरू नहीं किया है सेल आउट करना। अभी प्राइवेट में जैसे हम 2 दिन से देख रहे हैं कि जाइडस हॉस्पिटल अहमदाबाद, वहाँ पर बहुत लंबी लंबी लाइन लगी है, मिनिमम 4 घंटे का वेटिंग होता है, तब जाके आपको डोज मिलते हैं, 2-3 जो भी चाहिए, जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन होता है। तो अकॉर्डिंगली मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो बनाते हैं प्राइवेट, जो जितनी भी लैब्स या जितनी भी कंपनीज जो बनाती है, वो उसका प्रोडक्शन कैसे बढ़ाए उसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ा पुश भी करना पड़ेगा। आज ही गवर्नमेंट का एक प्रेस नोट आया है जो अहमदाबाद में 3 जगह पर 16 सिविल, एसवीपी और मेन सिविल में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कल से शुरू होने वाला है जी, और तो प्राइवेट हॉस्पिटल को भी वहीं से लेना होगा, और प्राइवेट को भी वहीं से लेना पड़ेगा। तो इसको भी थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। कल अपने को पता चले सिविल में इतनी लंबी लाइन लग चुकी है रेमडेसिविर के लिए कि वहां पर 4-5 घंटे से भी ज्यादा मतलब मिलती नहीं है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा। यस, गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि हर मतलब मल्टीपल वे से अगर शुरू हो जाए। आज अहमदाबाद की बात है, 3 जगह पे देंगे फिर भी प्रॉब्लम आएगी लेने में
और उसके स्टॉक में। तो सूरत में 2500 बोला है, वो 2500 इनफ है कि नहीं है, और 2500 कौन से बेसिस पे कैलकुलेट किया हुआ है। मतलब जो आंकड़ा की अगर बात करें, हम आंकड़े की अगर आज की तारीख में बात करें तो पिछले 5 दिन के टोटल आंकड़े जो है वो सूरत में 3000 से ज्यादा हो चुके हैं। तो उसमें से कितने को, ऐसा नहीं है सबको रेमडेसिविर देना है, बट यस जो क्रिटिकल में जा चुके हैं वो एक लेवल से ज्यादा बढ़ चुके हैं, उनको अगर देनी है तो 2500 इंजेक्शन मुझे लग रहा है 3-4 दिन में ही खत्म हो जाएंगे। तो 3-4 दिन के बाद क्या कोई ऑप्शन है? तो आज की तारीख में वो भी कैलकुलेशन करके जो भी जितने टोटल नंबर्स आते हैं तो वो नंबर्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन और स्टॉक का क्लियरेंस वो करना पड़ेगा। थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मतलब किसी को भुगतना भी पड़ेगा, या तो जनता को या कहीं ना कहीं बाहर से कैसे लाया जाए, और प्रोडक्शन का क्या कैपेसिटी है अकॉर्डिंगली हम डिसीजन हमको लेना पड़ेगा। जो सरकार कर रही है वो बराबर रेमडेसिविर के हिसाब से, क्योंकि आज की तारीख में वो इंपॉर्टेंट है, नहीं मिल रही है फिर भी अहमदाबाद में अवेलेबल है, थोड़ा वेट करना पड़ता है। तो वो जो मिल रही है वो जायडस से ही क्यों मिल रही है, कहीं और से क्यों नहीं, इसको कैसे बढ़ाया जाए, किसी और को परमिशन, जिस तरीके से दमन को इमीडिएटली लाया गया था वो रेमडेसिविर इमीडिएटली क्यों नहीं ला सकते हैं। तो वो सर्टिफिकेशन वाली जो मैं बात कर रहा हूँ वो देखना पड़ेगा। तो 2500 इज वेरी लेस फॉर सूरत। अहमदाबाद की अगर बात करें तो कोई अपने पास आंकड़ा नहीं है, कल से शायद शुरू हो सकती है, मेरे पास कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, एक प्रेस नोट आई है लेकिन अभी कोई शुरू कर दिया है ऐसी कोई न्यूज अपने को कहीं से आई नहीं है जी। आखिरी सवाल दीपेन जी आपसे शुरुआत करते हैं। अब कोरोना तो बेकाबू हो गया है, अब सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? देखो एक्शन में तो जो हमने बताया कि जो भी आप मेडिसिन की फैसिलिटी है, हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटी है वो बढ़ानी पड़ेगी। विश्वसनीयता सरकार और सरकार के उठाए गए कदम पे बढ़ानी पड़ेगी। उसकी वजह से ये ना हो कि आपको हाई कोर्ट थ्रू रूल्स लाने पड़े, जैसे आज हाई कोर्ट ने सजेस्ट किया। सरकार की जवाबदारी है, सरकार अपनी इतनी विश्वसनीयता होनी चाहिए, वो बोल सकती है कि भैया हम आपके लिए कर रहे हैं 4 दिन का लॉकडाउन, 3 दिन का लॉकडाउन, बट उनको पता है कि हम कहीं ना कहीं पब्लिक उसका अपोज करेंगी, तो वो हाई कोर्ट थ्रू लाए। तीसरी बड़ी बात है फिनेंशियल की है। फाइनेंशियल में जितना भी आपने फाइन आप ले रहे हो पब्लिक से, वो फाइन फिर से उनको ही कॉम्पनसेट करो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। जहाँ जहाँ मास्क नहीं मिल रहे वहाँ पे मास्क फ्री में बांटो, जहाँ जहाँ मेडिसिन नहीं मिल रही वहाँ पे मेडिसिन फ्री में बांटो, जहाँ एम्बुलेंस की फैसिलिटी नहीं है वो बढ़ाओ, वेंटिलेटर की फैसिलिटी बताओ। तो जो पैसे पब्लिक से ही ले रहे हो वही पब्लिक को आपको देना है, आपको खुद का आपका घर का विजय रूपाणी जी नहीं दे रहे हैं। तो ये बड़ी बात हुई। और जो गृह मंत्रालय है उनकी जवाबदारी में आता है कि जो भी 144 सेक्शन लगा हुआ है या चलो लॉकडाउन लगा हुआ है या हाफ लॉकडाउन लगा हुआ है, उसके ऊपर वो लोग कैसे अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। आज की तारीख में भी आप देखो नाइट कर्फ्यू या कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, वो ऑन पेपर भले लिखने के लिए लिखा हो बट वो कहीं पे भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा हो। तो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वेदर वो हेल्थ की बात हो, वेदर वो फिनांस की बात हो, वेदर वो गृह की बात हो, होम मिनिस्ट्री की, सबको मिलके संकलन करके एक प्रॉपर प्लान के साथ आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ये चीज़ करने से कोरोना जाएगा। ना ही के बल ऐसे कोई भी गोले फेंक दिए कि भाई कोरोना हमें जानता है, वो रात को ही आता है, दिन को नहीं आता। अभी तो पब्लिक इस पे भी जोक्स बनाती है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पब्लिक ने भी इसका मजाक बनाना शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट ने काम ही ऐसे किए है कि उसका मजाक बन गया है जी। तो कहीं ना कहीं वो विश्वसनीयता प्रस्थापित करनी पड़ेगी। बाकी कोरोना एक बीमारी है, उसकी कोई मेडिसिन अभी तक जो भी है वो हुई नहीं है। जो रिसर्च होना चाहिए, रिसर्च में बहुत पैसे डाल दिया, उसके बाद भी जो वैक्सीनेशन है वो उतना सक्सेसफुल नहीं गया है। अभी भी कितने लोग 2 वैक्सीन का डोज लेने के बाद भी पॉजिटिव आ रहे हैं, कहीं कहीं डेथ के मामले भी आ रहे हैं, और तीसरा डोज की बात चल रही है। तो ये जो है, ये हम ऐसी सिचुएशन में खड़े हुए हैं कि सब कुछ दारोमदार गवर्नमेंट के ऊपर लगा हुआ है। पब्लिक को कहीं ना कहीं जाके अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी पड़ेगी और हमें ये कोरोना की जंग जीतनी पड़ेगी जी। प्रसाद जी, आपका क्या कहना है? कोरोना तो बेकाबू हो गया है, अब आगे सरकार को क्या मतलब फैसले और कड़े लेने होंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो मैं बोल रहा हूँ चेन ब्रेक करनी ज़रूरी है। तो या तो वीकेंड का लॉकडाउन या 4 दिन का हाईकोर्ट ने बोला है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट उसको स्ट्रांगली फॉलो करेगी। तो कल थर्सडे है, सो कल से 4 दिन, कल वेडनेसडे है तो थर्सडे से 4 दिन के लिए हो सकता है, एक्सपेक्टेड है।
दूसरी बात की कड़ी से कड़ी जो आप बोल रहे हो, तो जिस तरीके से गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेगी और एक्शन लेगी, उस तरीके से कड़ी इम्प्लीमेंट जनता को भी करना है। जो हम एसएमएस की बात कर रहे हैं और सेल्फ अवेयरनेस, अब की बार इसमें प्रॉब्लम ये है कि अब तक का जो कोरोना है वो बच्चे को कम लगता था। जब अगर आपके घर में ज़्यादा इन्फेक्शन है तो ही बच्चों को लगता था। अब ये नया कोरोना पहले बच्चों को लगता है, फिर फैमिली में भी आता है। तो बच्चों को प्लीज़ ये सब चीज़ों से थोड़ा दूर रखिए। अभी वैसे भी बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बहुत ही हैबिचुअल हो चुके हैं, तो हो सके तो घर से बाहर बच्चे न निकले, बच्चे को कोई काम ना सौंपे आप घर से बाहर निकलने वाला। बच्चे खेलने भी ये 3-4 दिन के लिए, ये 1 वीक के लिए इतना कंट्रोल करे कि नीचे कहीं ओपन में खेलने ना जाए। सरकार जो भी एक्शन लेती है उसको सपोर्ट करे। 3-4 दिन का सवाल है, थोड़ी हम सबको प्रॉब्लम आएगी, नहीं आ रही, 3-4 दिन का सवाल है। लेकिन मेरी ये अपील है, जैसे जिस तरीके से महाराष्ट्र में आप देख रहे हो परिस्थिति बहुत ही गंभीर बनती जा रही है, तो और ऑटो लॉकडाउन, हमारे यहाँ भी गुजरात में काफ़ी शहर ने लॉकडाउन ऑटो दे दिया है। काफ़ी बिजनेसमैन ने मिलकर बाजार बंद करवा दिए हैं। कोई लोग मतलब 6-9 बजे की जगह 4 बजे या 5 बजे कर्फ्यू दे रहे हैं। तो अगर ऑटो लॉकडाउन हम खुद कर सकते हैं हमारी सेल्फ अवेयरनेस से, उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। अगर ऑटो लॉकडाउन 2-3 दिन के लिए पब्लिक खुद करेगी, जिस तरीके से हमने जनता कर्फ्यू किया था, तो अगर वो जनता कर्फ्यू एक बार हम 2 दिन के लिए अप्लाई कर दे और 2 दिन सरकार वीकेंड का दे दे, तो शायद ये 5 दिन में बहुत ही बड़ा फायदा हो जाएगा, चेन ब्रेक हो जाएगी और हम सबको एक क्रिटिकल स्टेज से बाहर आने में बहुत ही अच्छी सक्सेस मिल जाएगी। जी जगदीश जी, आपका क्या कहना है? कोरोना बेकाबू है, अब आगे क्या? जलपा जी, मैं आपके माध्यम से जनता को भी बताना चाहूँगा कि जो जनता कोरोना को हल्के में ले रही है ना, वो कहीं ना कहीं हल्के में ना ले, क्योंकि ये कोरोना इतना खतरनाक है कि मैं आपको एक किस्सा आज का ये न्यूज़पेपर में मैंने सुना है कि एक बच्चा है, वो अपनी माँ को पकड़ के रखा है और बोल रहा है कि पापा तो कोरोना में चले गए, मगर तुमको नहीं जाने दूंगा। तो सोचिए कि एक घर की हालत क्या होती है, जिसका एक जो पिता चला गया, उसकी माँ बीमार है, उसको भी कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट की जरूरत है, इसके लिए उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है। तो वो बच्चा अकेला घर में कैसे रहेगा? और कई सारे ऐसे लोग हैं जिसके बच्चों को हो जाता है, वो उसको बच्चों को हॉस्पिटल में रखना पड़ता है, तो वो माँ बाप की हालत क्या होती है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये कोरोना को हल्के में से ना ले और इसके पीछे बहुत ही गंभीर रहे और जनता भी कहीं ना कहीं भीड़ का हिस्सा ना बने। इतना करेंगे तो भी बहुत है। जी, आप सभी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, इसलिए आपका शुक्रिया। तो आज का हमारा मुद्दा था कि कोरोना बेकाबू हो गया है, अब आगे क्या? अब हाईकोर्ट ने तो निर्देश दे दिया है कि 3 से 4 दिन का कहीं ना कहीं लॉकडाउन आना चाहिए या कर्फ्यू में कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए। जनता को भी फिर से एक बार मैं के न्यूज़ के माध्यम से अपील करना चाहती हूँ कि आप कोरोना की जो गाइडलाइन है वो फॉलो कीजिए। आप हल्के में मत लीजिए और आप ये जो आंकड़े हैं उस पर तो बिल्कुल ही मत जाइए। हो सकता है कि ये आंक इससे ज़्यादा हो, यानी कि स्थिति इससे ज़्यादा गंभीर हो, लेकिन फिर भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोरोना की गाइडलाइन फॉलो करते हैं, आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी बाहर निकले तब आपने मास्क पहना हो, आप सोशल डिस्टेंसिंग क्या यानी कि 2 गज की दूरी का भी पालन कीजिए और हाथ को अच्छे से आप सैनिटाइज कीजिए। और दूसरी बात रही कि हम अभी देख रहे हैं कि बच्चों को भी कोरोना हो रहा है और सूरत का जो मैंने आपको एक वाकया बताया कि एक बच्चे की जान चली गई, यानी कि आपको आपके बच्चों की सुरक्षा रखनी होगी। कहीं ना कहीं बच्चे नादान होते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं गंभीरता को कि नहीं मुझे दूर रहना है, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ अभी खेलना नहीं है क्योंकि कोरोना कहीं से भी लग सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको खुद को सुरक्षित रहना है, अपने जो परिवार के लोग हैं उनको भी सुरक्षित रखना है। और दूसरी बात ये भी है कि सरकार को अब कुछ ना कुछ निर्णय तो लेना ही होगा। भले ही मुख्य प्रधान विजय रूपाणी जी पहले ही बोल चुके हैं कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन जब अब हाईकोर्ट ने बोला है तब देखना यही होगा कि आगे सरकार क्या डिसीजन लेती है। और वो जो मुख्य प्रधान विजय रूपाणी ने कहा था वो वाक्य को वो दोहराते हैं कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, या फिर कहीं ना कहीं स्थिति की जो गंभीरता है उसको समझते हुए लॉकडाउन लिया जाता है। लेकिन फिर भी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारी जो सुविधा है जैसे कि दूध है, सब्जी है, वो तो मिलती ही रहेगी, तो आपको डरना नहीं है और आपको हड़बड़ाना नहीं है। आप सुरक्षित रहिए और कोरोना की जो गाइडलाइन है वो आप फॉलो कीजिए। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।